नमस्कार साथियों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला जो है उसके अंतर्गत हम लोग जो है आज सेकंड लेक्चर पे हैं और आज जो है फिर से 2 यूनिट हम लोग कवर अप किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 800 से 1200 ईस्वी तक दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य और साथ ही साथ इस समय काल में जो है आर्थिक सामाजिक जीवन कैसा है, धार्मिक स्तर कैसा है, इन सारे पहलुओं पर चर्चा किया जाएगा। तो जैसा साथियों आप लोग को पता है कि हम लोगों ने सतीश चंद्र की जो ओरिएंटल ब्लैक स्वाइन है उस पब्लिकेशन की श्रृंखला को कवर अप किया जा रहा है। इसका चैप्टर नंबर 3 एंड 4 आज हम लोग कवर अप कर रहे हैं। अगर आप सतीश चंद्र की एनसीईआरटी भी कर रहे हैं तो वहां से भी कंटेंट आपको मिलता जुलता मिलेगा। ओल्ड वाली एनसीईआरटी थोड़ा सा उससे एडवांस वर्जन को किया जा रहा है, मीन्स कि आपके एनसीईआरटी सेगमेंट के लिए भी यूजफुल है। आपका एक एडवांस जो बुक है सतीश चंद्र की उसके लिए भी यूजफुल है। प्री के साथ साथ मेंस में भी अगर आप आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग पे थोड़ा सा भी साउंड है तो मेंस में भी ये आपके लिए यूजफुल है। तो आइए जो है बिना देर के फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। जो भी पीडीएफ आज का है जो हम लोग अगले 1 घंटे में कवर अप करेंगे, ये मेरा टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है हिस्ट्री इन हिंदी बाई अनिल सर। ये क्यूआर कोड है, आप चाहे तो इसे स्कैन करके डायरेक्ट आप वहां पे गाइडेड हो जाएंगे और ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। तो आज लेक्चर 2 है और लेक्चर 2 के अंतर्गत जो है चोल साम्राज्य और चोल साम्राज्य प्लस आर्थिक और सामाजिक जीवन, आर्थिक और सामाजिक जीवन, साथ ही साथ शिक्षा और धार्मिक विश्वास, शिक्षा और धार्मिक विश्वास। कब से कब तक का समय काल है? 800 से 1200 ईस्वी। तो चलिए बिना देर की हम लोग शुरू करते हैं। अब चोल साम्राज्य जो है इसे हम लोग देखा जाएगा। इसके पहले थोड़ा सा ब्रीफ वो कर लिया जाए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसी समय काल को 800 से 1200 ईस्वी जो है वो पूर्व मध्य काल का समय है और पूर्व मध्य काल के समय के अंतर्गत भारत और विश्व को देखा गया था। उसी दौरान मैंने आपको बताया था कि भारत में ये क्या है, भारत में ये पूर्व मध्य काल, भारत में सामंतवाद का चरमोत्कर्ष का काल है। सामंतवाद का चरमोत्कर्ष का काल है। सामंतवाद का जो चरमोत्कर्ष का काल है इसके अंतर्गत हमें क्या दिखता है? तो इसके अंतर्गत हमें जो है राजनैतिक विकेंद्रीकरण देखने को मिलेगा। राजनैतिक विकेंद्रीकरण देखने को मिलेगा और इस राजनैतिक विकेंद्रीकरण के दौर में क्या होगा? तो इस राजनैतिक विकेंद्रीकरण के समय में क्षेत्रीय जो शक्तियां हैं, ये क्षेत्रीय शक्तियां जो हैं वो बलवती होंगी। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है इस तरीके से जो है ये राजनीतिक विकेंद्रीकरण और राजनीतिक विकेंद्रीकरण में क्षेत्रीय शक्तियां और क्षेत्रीय शक्तियां जो हैं तो दक्षिण भारत में कौन रहते हैं भाई? तो तमिलनाडु के जगह में जो पल्लव वंश है
यहां पर अब कौन आ जाता है? यहां पर साम्राज्यवादी चोल आ जाते हैं। एक संगम काल है, संगम काल में भी आपको चोल, चेर और पांड्य देखने को मिलेंगे। तो वो संगम काल के चोल अलग हैं। अभी जो 9वीं 10वीं शताब्दी के चोल हैं, इन्हें साम्राज्यवादी चोल कहा जाता है। उसी चोल साम्राज्य के संदर्भ में हमें आज जो है वो चर्चा करना है। तो आइए भाई, चोल वंश, चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो चोल वंश के संस्थापक जो हैं वो विजयालय हैं। कौन है? विजयालय हैं। चोल वंश की जो है वो राजधानी कहाँ है? तो चोल वंश की राजधानी जो है वो तंजौर में है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से दक्षिण भारत में पल्लव वंश का स्थान चोल वंश लेता है। तंजावुर या तंजौर इनकी राजधानी है और संस्थापक जो हैं वो विजयालय रहते हैं। इस वंश में दो शक्तिशाली शासक होते हैं। दो सबसे प्रमुख शासक होते हैं। जो दो सबसे प्रमुख शासक हैं, इसमें कौन है भाई? तो इसमें जो है राजराज चोल हैं और दूसरे जो हैं, पहले जो हैं वो राजराज चोल हैं और दूसरे जो हैं शक्तिशाली शासक राजेंद्र चोल रहते हैं। राजराज चोल और राजेंद्र चोल। राजराज चोल जो रहते हैं, इनका समयकाल कब से कब तक है? तो इनका समयकाल जो है 985 से 1014 ईस्वी है। और जो राजेंद्र चोल हैं, इनका समयकाल जो है 1014 से 1044 ईस्वी के मध्य है। तो there were the two mightiest king of the Chola dynasty. The first one was राजराज चोल एंड द सेकेंड वन was the राजेंद्र चोल। आइए भाई, अब देखते हैं जो राजराज चोल रहते हैं, इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने ही चोल साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना शुरू किया। राजराज चोल, इन्होंने जो है चोल साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। जो चोल साम्राज्य का विस्तार है, जो चोल साम्राज्य का विस्तार है, इसके अंतर्गत इन्होंने चेर हैं, पांड्य हैं, साथ ही साथ उत्तरी श्रीलंका की विजय किया। तो दिस वॉज द राजराज चोल हु कनकर्ड चेरा देश, पांड्य देश एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। उत्तरी श्रीलंका को जीत करके इन्होंने क्या किया भाई? इन्होंने जो है पोलन नरुआ को अपनी राजधानी बनाई। पोलन नरुआ को जो है अपनी राजधानी बनाई। इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है चोल साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत से भी आगे ले जाकर के श्रीलंका तक ले जाते हैं। इन्होंने जो है एक शक्तिशाली नौसेना की नींव रखा था। एक जो है शक्तिशाली नौसेना की नींव रखा। साथ ही क्या है भाई? तो साथ ही जो है
कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी योगदान देते हैं। कला और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान दिया। तो ही कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द स्फीयर ऑफ आर्ट एंड कल्चर। कला और संस्कृति क्षेत्र के अंतर्गत क्या करते हैं भाई? तो द्राविड़ मंदिर स्थापत्य कला को इन्होंने द्राविड़ मंदिर स्थापत्य कला को एक नवीन ऊंचाई प्रदान किया। द्राविड़ मंदिर स्थापत्य कला को एक नवीन ऊंचाई प्रदान किया। और इसके अंतर्गत क्या करते हैं? तो इसके अंतर्गत जो है 1010 ईस्वी में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। तो राजराजेश्वर मंदिर है, या इसी को और क्या कहते हैं? तो इसी को जो है बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इसी को जो है बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से जो है मंदिर स्थापत्य कला की शैली के अंतर्गत अपना ये एक उत्कृष्ट स्थान रखता है। अगर द्राविड़ वास्तुकला के बारे में बातचीत किया जाए साथियों, तो द्राविड़ वास्तुकला के मंदिर का जो है पहली विशेषता थी कि वो एक ऊंची चार दीवारी में होता था। It was the precondition that the Dravid style of temple architecture it used to be in a huge temple premises। और इसका क्या होता था? इसका प्रवेश द्वार जो है वो भव्य होता था। इसका जो है प्रवेश द्वार जो है वो भव्य होता था। तो प्रवेश द्वार को क्या कहते थे? प्रवेश द्वार को जो है गोपुरम कहते थे। इस प्रवेश द्वार को जो है गोपुरम कहते थे। इसके बाद फिर से क्या था? तो फिर से एक प्रवेश द्वार होता था, फिर जो है अर्धमंडप होता था। अर्धमंडप के साथ जो है महामंडप होता था। महामंडप के बाद जो है एक अंतराल होता था। इस अंतराल के साथ जो है एक गर्भगृह होता था। इस गर्भगृह के ऊपर जो है एक संरचनात्मक शिखर होता था। इस गर्भगृह के साथ जो है एक संरचनात्मक शिखर होता था। इसके ऊपर आमलक है, आमलक के ऊपर कलश है, कलश के ऊपर पताका है। इसके चारों तरफ क्या है भाई? तो चारों तरफ जो है एक प्रदक्षिणा पथ होता था। यह जो है प्रदक्षिणा पथ होता था। ये क्या है भाई? तो ये जो है गलियारा है। यह क्या है? तो यह जो है महामंडप है। ये जो है अर्धमंडप है। चारों दिशाओं में क्या होता था? तो चारों दिशाओं में 4 उपगर्भगृह होते थे। 4 उपगर्भगृह होते थे और यही मिलाकर के क्या कहलाता था? तो यही मिलाकर के बच्चों जो है पंचायतन कहलाता था। पंचायतन शैली कहलाता था। राजराजेश्वर मंदिर के बारे में जानकर के आपको आश्चर्य होगा, आज भी लगभग 1000 सालों के बाद भी बिना किसी नींव का बना हुआ ये मंदिर, अक्ष पे कोई भी झुकाव नहीं है। जबकि कुतुब मीनार बहुत बाद में इसके बना था और उसमें भी झुकाव देखने को मिलता है। आइए भाई, इनके बाद फिर कौन आते हैं? तो इनके बाद जो है राजेंद्र चोल आते हैं। कौन आएंगे? राजेंद्र चोल आएंगे। इन्होंने भी क्या किया था? तो इन्होंने भी जो है साम्राज्य विस्तारवादी
नीति को आगे बढ़ाया, नीति को आगे बढ़ाया। और ये जो साम्राज्य विस्तारवादी नीति है, इस नीति को आगे बढ़ाते हुए किसका विजय किया भाई? फिर से एक बार इन्होंने चेर देश की विजय किया, पांड्य देश की विजय किया। एक बच्चों कहावत सुने हैं, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। कुछ वैसा ही चरितार्थ होता है। और जिस उत्तरी श्रीलंका की विजय इनके पिता ने किया था, ये उनसे 2 कदम और आगे निकलते हैं और संपूर्ण श्रीलंका की विजय कर लेते हैं। संपूर्ण श्रीलंका की विजय करते हैं। इसके साथ साथ जो है मालदीव को जीत लेते हैं, जावा को जीतते हैं। इसके साथ साथ जो है म्यांमार को जीतते हैं। उत्तरी भारत की भी विजय करते हैं। उत्तर भारत को विजय करते हैं और इसके तहत फिर क्या करते हैं? फिर जो है उत्तर भारत के विजय के पश्चात की विजय के पश्चात एक उपाधि धारण करते हैं। और इस उपाधि को क्या कहते हैं? तो उपाधि जो है गंगई कोंड की उपाधि है। ये उपाधि गंगई कोंड की उपाधि है। गंगा के जल को धारण करते हैं और गंगा के जल को धारण करके एक नवीन शहर की स्थापना करते हैं। जिस नवीन शहर की स्थापना करते हैं, उस शहर का नाम क्या कहा जाता है? तो एक नवीन शहर की स्थापना करते हैं और वह जो नवीन शहर है उसका क्या नाम है भाई? तो गंगई कोंड चोलपुरम, ये इस नवीन शहर का नामकरण होता है। तो इस तरीके से क्या है? इस तरीके से साम्राज्यवाद विस्तारवाद की नीति जो रहती है, और इसके अंतर्गत जो है बंगाल की खाड़ी पर वर्चस्व स्थापित करते हैं। और कहा जाने लगा था कि बंगाल की खाड़ी पे इनका इतना दबदबा रहता है कि बंगाल की खाड़ी को चोल झील कहा जाने लगता है। इस बंगाल की खाड़ी को चोल झील कह करके संबोधित किया जाने लगता है। तो इस तरीके से चोलों की प्रतिष्ठा को, चोलों की ख्याति को एक नवीन सोपान पर इन्होंने क्या किया? तो एक नवीन सोपान पर इन्होंने पहुंचाया। इस तरीके से क्या है भाई? इस तरीके से जो है ये चोल राजवंश का जो है इतिहास है। चीन के साथ व्यापारिक संबंधों की स्थापना करते हैं और चीन के साथ निर्बाध व्यापारिक संबंधों के लिए ही ये जो जावा है, सुमात्रा है, श्री विजय साम्राज्य की विजय करते हैं और एक नवीन ख्याति स्थापित करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कि चोल प्रशासन कैसा है। चोल जो है वो प्रशासन कैसा है? तो चोल प्रशासन की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रहती है वो चोलों का स्थानीय प्रशासन है। चोल प्रशासन का जो सबसे आकर्षक पहलू था वो क्या था? तो वो जो है इनका स्थानीय प्रशासन है। और इसी स्थानीय प्रशासन की क्या है?
तो इसी स्थानीय प्रशासन की जो है, उस जमाने में बच्चों जब राजा रजवाड़ों का दौर था, उस जमाने में स्वायत्तता देखने को मिलता है। देयर वॉज द ऑटोनॉमस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला। राजा रजवाड़ों के दौर में भाई जहां पर राजा के मरने के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, सेनापति के मरने के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, उस दौर में चोल स्थानीय प्रशासन जो है वो चुनाव प्रणाली के माध्यम से होता था। चोल जो ग्रामीण प्रशासन है वो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा निर्मित जो समितियां हैं, उन समितियों के माध्यम से यह प्रशासन चलता था। गांव के स्तर पे कौन सी चुनौतियां हैं, कौन से निर्माण होने चाहिए, ये केंद्र में बैठा चोल राजा थोड़ी जान पाएगा। तो हर गांव की जो चुनौतियां हैं वहां के स्थानीय लोग ही उस हिसाब से अपनी नीतियां बनाएंगे। उन्हें निर्णयन में क्या था, निर्णयन में पर्याप्त स्वतंत्रता थी, इसीलिए इसे स्वायत्तता कहा जाता है। तो पहला मुद्दा हो जाता है भाई कि चोल जो प्रशासन है, इस प्रशासन का स्रोत क्या है, इस प्रशासन के बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो स्रोत जो है वो उत्तर मेरूर अभिलेख है। उत्तर मेरूर जो है अभिलेख है, तो इसका स्रोत जो है वो उत्तर मेरूर अभिलेख है। परांतक प्रथम का 919 और 921 ईस्वी का उत्तर मेरूर अभिलेख है, वहां पर इन डिटेल जो है चोल स्थानीय प्रशासन के ऊपर चर्चा किया गया है। अब ये उत्तर मेरूर अभिलेख क्या कहता है भाई, उत्तर मेरूर अभिलेख से चोल स्थानीय प्रशासन समस्त चोल साम्राज्य, समस्त साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था, तो 8 प्रांतों में बटा था। प्रांत को ये क्या कहते थे, तो प्रांत को ये जो है मंडलम कहते थे। प्रांत को जो है ये मंडलम कहते थे। प्रांत के नीचे कौन था भाई, तो प्रांत के नीचे जो है कमिश्नरी था। प्रांत के नीचे जो है कमिश्नरी था, कमिश्नरी को कोट्टम या वलनाडु कहते थे। आज भी बच्चों जो जिला के ऊपर कौन सी प्रशासनिक संरचना होता है, कमिश्नरेट ही कहते हैं, मंडल कहते हैं हिंदी में। 5-6 जिलों का जो समूह है उसे, तो प्रांत और जिले के बीच में क्या है भाई, प्रांत और जिले के बीच में कमिश्नरी है। उसी कमिश्नरी को उस जमाने में चोलों के जमाने में क्या कहते थे, तो कोट्टम कहते थे, या इसे वलनाडु भी कहते थे। इसके नीचे कौन आता था भाई, कमिश्नरी के नीचे जो है जिला था। जिले को क्या कहते थे, तो जिले को जो है नाडु कहा जाता था। जिला क्या कहलाता था, तो जिला जो है नाडु कहलाता था। अब जिले के नीचे जो जैसे आज ब्लॉक कहते हैं, प्रखंड कहते हैं, तो कई गांवों के समूह को क्या कहते थे, तो जिला के नीचे जो है कई गांवों का समूह, कई गांवों का समूह, इसे क्या कहते थे भाई, तो इसे जो है कुर्रम कहा जाता था। इसे जो है कई गांवों का समूह जो है ये कुर्रम कहलाता था।
अब इसके नीचे क्या था भाई, तो कई गांवों के समूह के नीचे प्रशासन की जो सबसे मौलिक इकाई था, सबसे मौलिक इकाई ये क्या था भाई, तो सबसे मौलिक इकाई जो है वो गांव था। वो क्या था भाई, वो गांव था, उसे ग्रामीण प्रशासन कहा जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, तो इस तरीके से जो है स्थानीय प्रशासन या ग्रामीण प्रशासन का संचालन कैसे होता था, तो स्थानीय प्रशासन जो है इसमें दो प्रकार की संस्थाएं हैं, दो प्रकार के गांव हैं। एक उर है और दूसरा क्या है, दूसरा सभा है। एक उर है और दूसरा क्या है भाई, तो दूसरा जो है सभा है। अब मुद्दे की बात है बच्चों की, उर किसे कहते थे, तो उर जो था ये जन सामान्य की संस्था थी। उर जो है ये जन सामान्य की संस्था थी। तो अगला जो मुद्दा है कि भाई तब सभा किसे कहते थे, तो सभा ब्राह्मण वर्ग को दान में जो गांव दिया गया था वहां पे हुआ था, होता था। ब्राह्मण वर्ग को दान में दिया गया क्षेत्र, ब्राह्मण वर्ग को दान में दिया गया क्षेत्र उसे सभा कहते थे। अब यहां पर जो ग्रामीण प्रशासन कैसे हो रहा है, मुद्दे की बात यही है भाई, जो है कि स्थानीय प्रशासन में जो ग्रामीण प्रशासन है ये जो है विभिन्न समितियों के माध्यम से होता था। ये विविध समितियों के माध्यम से होता था। ये जो विविध समितियां होती थीं, ये जो विविध समितियां होती थी इसके सदस्यों का चुनाव कैसे हो रहा है, तो इन समितियों के सदस्यों का चुनाव सदस्यों या प्रतिनिधियों का चुनाव जो है वो कैसे होता था भाई, तो प्रतिनिधियों का चुनाव जो है चुनाव प्रणाली के माध्यम से होता था, लॉटरी पद्धति से होता था। लॉटरी पद्धति से होता था। अब कुल कितने सदस्य होते थे, तो कुल 30 सदस्य होते थे। इन 30 सदस्यों में जितने भी इच्छुक कैंडिडेट होते थे अपना अपना नाम आगे बढ़ाते थे, उसे किसी पर्ची पे लिखा जाता था। किसी दिन विशेष को जो ग्राम पंचायत होती है वहां पे किसी बड़े वृक्ष के नीचे या जो भी सार्वजनिक जगह है वहां पे इनकी सभा आयोजित होती थी। और इस तरीके से क्या होता था, किसी छोटे बच्चे को बुला करके लॉटरी निकलवाया जाता था, जिसका नाम निकल जाता था वो चुना जाता था। अब बच्चों लॉटरी के माध्यम से ही चुनाव हो रहा है, लेकिन कुछ तो चुनाव भाई, चुनाव हो रहा है तो उसकी योग्यता भी होगी, उसकी अर्हता भी होगा, कुछ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए ना।
तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भाई, योग्यता क्या है? जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उसकी आयु सीमा जो है वो 35 से 70 वर्ष होना चाहिए। उस व्यक्ति के पास कम से कम 1.5 एकड़ की भूमि होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के तहत उसे कम से कम वेदों का ज्ञाता होना चाहिए। और चारित्रिक जो योग्यता है, कोई भी चारित्रिक दुर्गुण नहीं होना चाहिए, कोई भी आपराधिक जो है मुकदमा नहीं होना चाहिए। ये सारे क्या हैं? ये सारे जो है स्थानीय प्रशासन के क्राइटेरिया हैं। तो जो सदस्य इन सारे योग्यताओं को पूरा करता था वो क्या होता था भाई? वो चुनाव में भागीदारी करता था। अब समितियां, विविध प्रकार की समितियां हैं भाई। इन समितियों में एन्नवरियम है, पोन्नवरियम है, तोट्टवरियम है, संवत्सर वरियम है। एन्नवरियम क्या था? तो एन्नवरियम जो है यह तालाब संबंधित समिति होता था। गांव में जल की आवश्यकताओं को, सिंचाई के लिए जो जल की आवश्यकता है, पेयजल के लिए जो जल की आवश्यकता है, तो एन्नवरियम वो काम करती थी। पोन्नवरियम जो है ये स्वर्ण समिति था जो मुद्रा का नियमन करता था। तोट्टवरियम जो था ये उद्यान समिति था। संवत्सर वरियम जो था ये वार्षिक समिति था जो विभिन्न समितियों के कार्यों की देखरेख करता था। तो कहने का अर्थ यह है भाई कि इतनी प्रगतिशील व्यवस्था, इतनी दूरदर्शी व्यवस्था आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व चोल स्थानीय शासन में था। तो वर्तमान में इसका भाई क्या प्रभाव पड़ा होगा? वर्तमान में जब भारत अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ तो चोल स्थानीय प्रशासन से प्रेरणा लेते हुए स्वतंत्र भारत में बलवंत राय मेहता कमिटी का गठन होता है। राजस्थान के नागौर से अंततः भारत में भी स्थानीय प्रशासन की शुरुआत होती है। दशकों के अनुभव के पश्चात जो है स्थानीय प्रशासन की सफलता को देखते हुए 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया जाता है। और इस 73वें 74वें संविधान संशोधन के साथ ही स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक शक्तियां दी जाती हैं। तो वर्तमान में इसका यह प्रभाव है। अगर कभी कभी बच्चों मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आलोचनात्मक चर्चा पूछ दे कि चोल स्थानीय प्रशासन की आलोचनात्मक चर्चा क्या है, तो आलोचनात्मक चर्चा में इसकी जो अर्हता है वही आलोचना का मुद्दा है। शैक्षणिक योग्यता, वेदों का ज्ञाता होना, इससे क्या था भाई? इससे समाज की केवल अगड़ी जातियों को प्रतिनिधित्व मिल रहा था। केवल अगड़ी जातियों को प्रतिनिधित्व मिल रहा था। क्यों? क्योंकि वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण और क्षत्रिय ही होंगे, वैश्य और शूद्र को शिक्षा की उतनी स्वतंत्रता थी नहीं। शैक्षणिक योग्यता लगाना, आज भी बच्चों भारत में शिक्षा का स्तर कम है। ऐसे गांव में कई बड़े बुजुर्ग हैं जिनका अनुभव बहुत ज्यादा है, जिंदगी का अनुभव है। एक कहावत है भाई ना, छोटी उम्रों में तजुर्बा कम होता है। तो जो समाज के वयोवृद्ध लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनके प्रतिनिधित्व से चोल प्रशासन जो है वो महरूम रह जाता है। अगली बच्चों आलोचना क्या है? तो अगली आलोचना जो है भूमि की सीमा एक बार पुनः जो है अगड़ी जातियों के प्रतिनिधित्व को ही सुनिश्चित कर रहा है। आज भी बेटा जो है भारत में मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके पास 1.5 एकड़ भूमि नहीं है, सीमांत कृषक हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं था। लोकतांत्रिक व्यवस्था इस रूप में नहीं था कि ऐसे ऐसे टर्म एंड कंडीशन लगाए गए कि कुछ निश्चित वर्ग विशेष के कुछ निश्चित प्रतिनिधि ही इसमें आ सकते थे। तो ये इसका क्या हुआ भाई? ये इसका आलोचनात्मक पहलू हुआ।
तो चलिए बच्चों, जो है ये हम लोगों का पहला मुद्दा हो गया, चोल साम्राज्य। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य जो है शिक्षा, समाज और धर्म की प्रगति कैसी है। शिक्षा, समाज और धर्म की प्रगति कैसी है। तो 8वीं से 12वीं शताब्दी, 8वीं से 12वीं शताब्दी में सामाजिक दशा कैसा है। इस सामाजिक दशा के अंतर्गत समाज का अगर स्वरूप की बात किया जाए तो समाज का स्वरूप जो है पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रणाली होगा। पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रणाली होगा। चतुर्वर्ण व्यवस्था आधारित समाज था। दक्षिण भारत में ब्राह्मणों का वर्चस्व रहता है। इसके साथ साथ क्या है भाई, तो ब्राह्मणों का वर्चस्व क्यों है। ब्राह्मण वर्ग की समाज में विशेष स्थिति था। क्यों ब्राह्मण वर्ग की समाज में विशेष स्थिति था भाई, तो जो है मंदिर अर्थव्यवस्था का दौर था। दिस वॉज द टाइम सिनेरियो ऑफ टेम्पल इकोनॉमी। मंदिर अर्थव्यवस्था का दौर है भाई। भूमि दान की प्रथा, सामंतवाद तो यही है ना, भूमि दान से ही सामंती व्यवस्था धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाना शुरू करता है। उस जमाने में बच्चों जो है नवीन कृषि योग्य भूमि का विस्तार राज्य की अर्थव्यवस्था में और व्यक्तिगत स्तर पर किसानों की आमदनी बढ़ाने में बड़ा ही सहायक था। जंगलों की कटाई करना, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना, ये सबसे ज्यादा टारगेट होता था। भूमि दान की परंपरा रहती है। शुरू में ये बुद्धिजीवी लोगों को ही दिया जाता था, आगे चल करके प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी दिया जाने लगता है और फिर आगे चल करके बड़े बड़े मंदिरों के खर्च के लिए जो है मंदिर को भी भूमि दान दिया जाना शुरू होता है। मंदिर अर्थव्यवस्था में किसकी विशेष स्थिति होगी भाई, तो पुरोहित वर्ग की विशेष स्थिति होगी, ब्राह्मणों की विशेष स्थिति होगा। अगला मुद्दा देखते हैं कि महिलाओं की दशा कैसा है। महिलाओं की दशा जो है वो कैसा है, तो महिलाओं की दशा जो है वो पतनशील है। महिलाओं की दशा जो है वो पतनशील है। द कंडीशन ऑफ वुमेन, इट वॉज इन डिक्लाइनिंग पोजीशन। कैसे पतनशील है भाई, तो बाल विवाह का प्रचलन था। जो उस जमाने के सामाजिक व्यवस्थाकार हैं वो भी कह रहे हैं कि एक लड़की की उम्र एक लड़की का विवाह 6 से 8 वर्ष की आयु में हो जाना चाहिए। कहते हैं अगर इससे देर हो गया तो रजस्वला से पहले तो किसी भी शर्त में, किसी भी सूरत में उसका विवाह हो जाना चाहिए। अगला क्या है भाई, तो अगला जो है संभ्रांत वर्ग में, उच्च वर्ग में क्या है, तो उच्च वर्ग में बहुविवाह की परंपरा है। साथ ही जो है सती प्रथा का भी प्रचलन है।
सती प्रथा बच्चों बाध्यकारी नहीं था, लेकिन अगर कोई महिला जो है अपने पति के मृत्यु के साथ जलती चिता पे जल मरना चाहती थी, ये प्रैक्टिसेस परफॉर्म किया जाता था। इसके साथ साथ जो है शिक्षा का अधिकार बहुत ही सीमित था। इनका जो है शिक्षा का सीमित अधिकार था। शिक्षा का जो है वो सीमित अधिकार है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है महिलाओं की दशा क्या है भाई, महिलाओं की दशा पतनशील है। शूद्रों की स्थिति क्या है, शूद्रों की स्थिति भी दयनीय है। शूद्र जो है अस्पृश्यता के स्तर तक पहुंच चुके हैं। वार्ता का अधिकार शूद्र को नहीं है। वार्ता का अधिकार बच्चों जो कृषि करे, पशुपालन करे, व्यापार वाणिज्य करे। मौर्य काल में शूद्रों को यह अधिकार था, गुप्त काल में भी शूद्रों को वार्ता का अधिकार है, परंतु इस समय नहीं है, इसलिए इनकी स्थिति पतनशील है। अगला क्या है भाई, तो अगला जो है समाज में दास प्रथा जो है विद्यमान था। समाज में जो है दास प्रथा जो रहता है वो विद्यमान रहता है। अमूमन जो है युद्ध में पराजित सैनिकों को क्या किया जाता था, युद्ध में पराजित सैनिकों को दास बना लिया जाता था, और उन्हीं से दासों से बड़े बड़े जो मंदिर वर्षों तक बनते थे, उन्हीं दासों से उसका निर्माण, जो मेहनत का काम है वो करवाया जाता था। कृषि योग्य भूमि का विस्तार जो है, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना, उसमें भी दासों की उपयोगिता थी। परंतु बच्चों सल्तनत काल की तरह दास को कोई उच्च पद या प्रशासनिक पद नहीं दिया जाता था। आइए भाई अब आगे बढ़ते हैं, और अगला मुद्दा हम लोग का क्या है, तो इस समय की आर्थिक दशा कैसा है। तो आर्थिक दशा जो है वो समृद्ध है। आर्थिक दशा जो है वो समृद्ध है। कैसी अर्थव्यवस्था है भाई, तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। दक्षिण भारत जो है मसालों के लिए, कपास के लिए, गन्ने की खेती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। इसके साथ साथ जो है दक्षिण भारत में जो है खनिज संसाधनों का भी भंडार रहता है, इसलिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंतु कुछ इतिहासकारों का क्या मानना है, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि व्यापार और वाणिज्य प्राचीन काल की तुलना में क्या है, तो प्राचीन काल की तुलना में पतनशील है। क्यों पतनशील है भाई, तो मुद्रा अर्थव्यवस्था का पतन हो रहा था। मुद्रा अर्थव्यवस्था जो है उसका पतन हो रहा है, सिक्कों को कम ढाला जा रहा है। मुद्रा अर्थव्यवस्था का पतन, साथ ही ये वही समय है यूरोप का भी पतन है। प्राचीन काल में यूरोप के जिस महान रोमन साम्राज्य से बड़ी संख्या में सोने के सिक्कों की आवक भारत में होती थी, अब वो महान रोमन साम्राज्य नहीं रहा, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पतन है भाई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पतन है। साथ ही साथ क्या है, तो साथ ही साथ जो है
नगरीकरण का पतन है। अब बड़े बड़े नगर जो हैं उनका वजूद जो है धीरे धीरे मिट रहा है। द्वितीय नगरीकरण का जो अवसान हो रहा है, तो ये भी एक ट्रेंड दिख रहा है। और क्या है भाई, तो स्थानिकता जो है, स्थानिकता को बढ़ावा मिल रहा है। लोकलिज्म जो है उसको बढ़ावा मिल रहा है। और इस रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली को बढ़ावा मिल रहा है। वस्तु विनिमय प्रणाली को बढ़ावा मिल रहा है। अब जब छोटी छोटी शक्तियां उभर करके आती हैं भाई, तो आंतरिक व्यापार में भी कुंगी कर, जिससे उत्पाद का मूल्य बढ़ रहा है। आम जनता की जो क्रय शक्ति क्षमता है वो निरंतर घट रहा है। अब जब पैसे ही नहीं हैं तो बाहर के राज्यों के सामानों की कोई मांग नहीं है, और अपने यहां पे जो भी उपलब्ध है उसी से गुजारा चल रहा है, उसी से काम हो रहा है। जिससे स्थानीयता की प्रवृत्ति को, जैसे बंगाल में बच्चों इजली समंदर है, बारिश होती है, मछली अवेलेबल है, चावल की सहज उपलब्धता है, तो मच्छी भात जो है वो बंगाल की स्थानीय संस्कृति बन जाती है। वैसे ही राजस्थान जो है मोटे अनाज का क्षेत्र है, तो वहां पर मोटे फसल दाल की उपलब्धता है, बाजरे की उपलब्धता है, सरसों की उपलब्धता है। मक्के दी रोटी और सरसों की साग, दाल बाटी चूरमा, ये आप देखेंगे कि जहां पे कम वर्षा का क्षेत्र है वहां की विशेषता बन जाता है। आइए भाई अब अंतिम मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। और अंतिम मुद्दा क्या है कि धार्मिक दशा कैसा है। धार्मिक दशा कैसा है, तो धार्मिक दशा के अंतर्गत जो है दक्षिण भारत में भक्ति की भावना का उदय होता है। और भक्ति की भावना के उदय के साथ जो है अलवार और नयनार संत उभर करके आते हैं। अलवार कौन से संत हैं भाई, तो अलवार जो हैं वो वैष्णव संत हैं। नयनार कौन से संत हैं, तो नयनार जो हैं ये शैव संत हैं। तो अलवार और नयनार ये दो भक्ति आंदोलन उभर करके आते हैं। वैष्णव धर्मानुयायी धर्मानुयायी को अलवार कहा जा रहा है, शैव धर्मानुयायी को नयनार कहा जा रहा है। अब भक्ति की भावना के उदय के साथ ही दक्षिण भारत में शंकराचार्य आते हैं। शंकराचार्य का जो है अद्वैतवाद दर्शन आता है। अद्वैतवाद दर्शन जो है वो निर्गुण ब्रह्म की ओर प्रेरित करता है, मूर्ति पूजा का विरोध करता है। वेदांत दर्शन पे शंकराचार्य का अद्वैतवाद दर्शन आधारित है, उपनिषदीय परंपरा पे आधारित है। तो इस तरीके से तार्किक चिंतन परंपरा को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही साथ क्या है भाई, तो साथ ही साथ जो है शंकराचार्य जो हैं चारों दिशाओं में भारत के 4 मठों की स्थापना करते हैं। भारत का जो है धार्मिक रूप से एकीकरण करते हैं, और इस तरीके से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। पहले ही बच्चों हम लोगों ने चर्चा किया कि ये क्या है भाई, तो ये जो है समय काल मंदिर अर्थव्यवस्था का समय काल है।
मंदिर अर्थव्यवस्था का समय काल इसके अंतर्गत क्या है? तो इसके अंतर्गत जो है भव्य मंदिरों का निर्माण हो रहा है। इस भव्य मंदिरों के निर्माण के अंतर्गत 3 शैलियां देखने को मिलेगी। कौन सी वो 3 शैली हैं भाई? तो उत्तर भारत में नागर शैली है, दक्षिण में द्राविड़ शैली है। अभी चोल वंश में द्राविड़ शैली कैसे मंदिर बनते हैं वो बताया। और दक्कन क्षेत्र में कौन सी शैली है? तो दक्कन क्षेत्र में जो है वो बेसर शैली है। मंदिर अर्थव्यवस्था भव्य मंदिरों के निर्माण के साथ साथ क्या होता है? भव्य मंदिरों के निर्माण के साथ साथ जो है शास्त्रीय संगीत परंपरा को बढ़ावा मिलता है, शास्त्रीय नृत्य विधा को बढ़ावा मिलता है। और इसके साथ साथ क्या है भाई? तो इसके साथ साथ जो है देवदासी प्रथा को बढ़ावा मिलता है। देवदासी प्रथा को बढ़ावा मिलता है। मंदिरों में देवदासियों को रखा जाने लगता है। ईश्वर की आराधना में, ईश्वर की स्तुति में भक्ति परक जो विषय हैं उन पर नृत्य संगीत करना ये देवदासियों का कार्य होता था। देवदासियों का समाज में बड़ा ही सम्मानजनक स्थान था। देवदासी होना गर्व की बात समझा जाता था। इन्हें अच्छा वेतन भी दिया जाता था। क्यों भाई? क्योंकि मंदिर अर्थव्यवस्था, मंदिर अत्यधिक समृद्ध थे। हालांकि देवदासियों के शोषण की भी बात हमें ऐतिहासिक उसमें जो है अध्ययन की परंपरा में देखने को भी मिलता है। तो चलिए बच्चों जो है इस तरीके से क्या है, इस तरीके से ये हम लोगों का सेकेंड ऑनगोइंग लेक्चर है। और आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा गया भाई? तो आज की क्लास में हम लोग फिर से 2 यूनिट को कवर अप किए। चोल साम्राज्य और इस समय काल का आर्थिक सामाजिक विकास। चोल साम्राज्य का समय काल पूर्व मध्यकाल का समय काल था, सामंतवाद का चरमोत्कर्ष का काल था, राजनैतिक विकेंद्रीकरण का काल था। और ऐसे में चोल वंश की स्थापना होती है। स्थापना विजयालय ने किया था। राजधानी इनकी तंजौर थी। 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक होते हैं। एक का नाम राजराज चोल, दूसरे का नाम राजेंद्र चोल रहता है। राजराज चोल जो हैं चोल साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करते हैं और उसी परंपरा को आगे राजेंद्र चोल बढ़ाते हैं। और राजेंद्र चोल दक्षिण भारत से भी आगे निकलते हैं और आगे निकल करके संपूर्ण श्रीलंका को जीतते हैं, जावा के क्षेत्र को जीतते हैं, म्यांमार को जीतते हैं, मालदीव को जीतते हैं। राजराज ने राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था जो भगवान शिव को समर्पित है। राजेंद्र चोल अपनी विजयों के साथ क्या करते हैं? बंगाल की खाड़ी को चोल झील बना देते हैं। उत्तर भारत की विजय करते हैं। उत्तर भारत की विजय करके गंगई कोंड की उपाधि धारण करते हैं। चोल प्रशासन बच्चों जो है इसका स्रोत परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलता है। साम्राज्य 8 प्रांतों में बटा था। प्रांत को मंडलम कहते थे। उसके नीचे कमिश्नरी था, फिर जिला को नाडु कह रहे हैं। कई गांवों का समूह कुर्रम है, सबसे मौलिक इकाई गांव है। गांव में 2 प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था है, एक सभा है, दूसरा उर है। उर जन सामान्य की सभा है। सभा जो है ब्राह्मण वर्ग को दान में दिया गया क्षेत्र है। फिर इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं और चुनाव प्रणाली को देखते हैं कि लॉटरी पद्धति से इनका चुनाव हो रहा है। चुनाव हो रहा है तो कुछ निश्चित जो है अर्हताएं हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वहां से आगे बढ़ते हुए फिर हम लोग चोलकालीन सामाजिक दशा, आर्थिक दशा और धार्मिक दशा को किया गया। तो चलिए साथियों जो है आज की क्लास में इतना ही। ये वीकली हम लोगों का जो है वो श्रृंखला है। सप्ताह में एक बार फ्राइडे के दिन हम लोग जो हैं वो मिलते हैं। अब अगले क्लास में आया जाएगा तो अगले जो नवीन चैप्टर्स हैं उसे कवर अप किया जाएगा। ये जो फ्लो चार्ट में इतने अच्छे से पीडीएफ बनाया गया है
शुरू में ही मैंने जो है टेलीग्राम का लिंक आपको दिया हुआ है, आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, हिस्ट्री इन हिंदी बाय अनिल सर। और वहाँ पे और भी मैं नोट्स, मॉडल आंसर देता रहता हूँ हिस्ट्री से जुड़े हुए, तो वो भी आपको जो है समय समय पर मिलते रहेंगे। तो ठीक है साथियों, अब समय की सीमा यहीं पे समाप्त हो रही है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। टिल देन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।